हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही है उसमें आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा मूल अधिकार। इस टॉपिक की एक वीडियो पहले अपलोड की जा चुकी है जिसमें 42 नंबर तक क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। उसके आगे से हम इस वीडियो में करेंगे 43 से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। हम यहाँ पर सिर्फ राइट आंसर को ही डिस्कस करेंगे जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय गणराज्य के संविधान का आर्टिकल 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। ये जो है स्टेटमेंट आप लोग याद रखिए, जो है किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसे वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और आर्टिकल 22 क्या है, तो इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। विधि की सम्यक प्रक्रिया, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। विधि की सम्यक प्रक्रिया जो है आर्टिकल 21 में है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामलों में यह अब निर्धारित किया गया कि आर्टिकल जो 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छानुसार कभी भी अथवा जो है कहीं भी जाने का अधिकार है, जिसमें क्या है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है आर्टिकल 21 में। देखते हैं अगला है यहाँ पर, निम्नांकित में से इन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है। यहाँ पर मौलिक अधिकारों के रूप में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मान्यता दी है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है इन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की मान्यता दी है। वरना ये जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार ये दिया है, नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। समान वेतन के लिए जो समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे क्या किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1995 बाद में दिए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 वादों में दिए गए निर्णयों के अनुसार क्या है, विदेश यात्रा का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन, यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 39 घ के तहत राज्य के जो है राज्य नीति के निदेशक तत्वों का भाग है। तथापि जो ये रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 वाद में क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद जो है 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। और उत्तर प्रदेश जो है लोक सेवा आयोग ने क्या किया, तो ये भी याद रखना है कि हमें आयोग क्या कह रहा है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी कई प्रारंभिक परीक्षाओं में समान कार्य के लिए समान वेतन को जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित या निर्मित मौलिक अधिकार ही मानना है। इसलिए हमें भी ये समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार ही मानना है, ना कि नीति निर्देशक तत्वों का भाग।
देखते हैं अगला है यहाँ पर, अगला है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी, एकांतता का अधिकार, एकांतता का अधिकार। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन, एकांतता का अधिकार, ये एकांतता का अधिकार जो है देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। एकांतता के अधिकार जो है ये प्राप्त है आर्टिकल 21 में, और इन चारों में से जो है किसी भी का उल्लेख जो है स्पष्टतया मूल अधिकारों में नहीं हुआ है, इनका जो है किसी का उल्लेख मूल अधिकारों में नहीं हुआ है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वचन द्वारा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकारों में अंतर्निहित माना है। विशेषकर जो ये आर्टिकल 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड जो पर्सनल लिबर्टी के अधिकार के अंदर इन चारों अधिकारों को भी विभिन्न निर्णयों के द्वारा शामिल माना गया है। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद जो है ये 1975 तथा मलक सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब एवं हरियाणा वाद 1980 आदि में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या है निर्धारित किया गया। संविधान के जो ये अनुच्छेद है 19(1)D भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार को अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता या निजता का अधिकार राइट ऑफ प्राइवेसी प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम संघवाद आधार मामले में क्या हुआ में भी अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार को क्या किया, निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित तथा संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का भाग मानते हुए इससे जो है स्पष्ट संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया। उच्चतम न्यायालय ने जो है ये 4 दिए गए जो 4 विकल्प थे उनमें से 4 अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अनेक अधिकारों को भी अपने निर्णय में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा है। तो देखते हैं उच्चतम न्यायालय ने उन जो है कौन कौन से जो है अधिकारों को आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखा है, जिनमें है पहला है अच्छे पर्यावरण का अधिकार, दूसरा है शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार और अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार। देखते हैं और आगे कौन कौन से हैं। पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के जो है विरुद्ध अधिकार। ये सभी जो ये 12 अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 के तहत रखा है। देखते हैं अगला है यहाँ पर निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। यहाँ पर राइट आंसर है, देखते हैं राइट आंसर है यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताओं के अंतर्गत सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने भी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया तथा यह कहा कि निजता का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित है। ऐसा कहा किसने? तो ये कहा सर्वोच्च न्यायालय ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है तो ये किसी व्यक्ति को अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को संरक्षण देता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना था। देखते हैं अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
राइट आंसर ऑप्शन डी मृत्युदंड। ये आर्टिकल 21 में नहीं आता है। बाकी एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पीने की जो है पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये सभी जो है इस किस में आते हैं। आर्टिकल 21 में 12 जो है अधिकारों को रखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 के तहत। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को आर्टिकल 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया। अतः स्पष्ट है कि मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। हमें वो 12 के 12 जो है अधिकार याद होने चाहिए जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 में रखा है। कोई भी पूछा जा सकता है। देखते हैं अगला है, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है तो वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। इसे जो है राष्ट्रीय आपातकाल में भी घोषित या सीमित नहीं किया जा सकता है, किंतु इसकी भी कुछ शर्तें हैं, उन्हें हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेन में। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में घोषित जो है ये सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया है तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। आइए भी यहाँ पर शर्त है कि आपातकाल जो है कैसा है। आपातकाल यदि राष्ट्रीय आपातकाल जो घोषित किया गया तो युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर यदि घोषित किया गया है तो सभी मूल अधिकार जो है स्थगित या शून्य किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं, परंतु अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण को स्थगित नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ है, यदि ये सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ है तो आर्टिकल 21 एवं 20 के साथ आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्र विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण भी जीवित रहता है। आर्टिकल 358 और आर्टिकल 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि ये जो अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। देखते हैं अगला है यहाँ पर, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है। शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के रूप में उन्नी कृष्ण और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य बाद में यह कहते हुए संगठित किया कि इस देश के नागरिक को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 से निकला, हालांकि यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। इसकी विषय वस्तु और मापदंडों को अनुच्छेद 45 और 41 के आलोक में निर्धारित करना पड़ता है। देखते हैं अगला यहाँ पर 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है। ये 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का अधिकार कैसा है, तो ये है एक मूल अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन बी, ये है एक मूल अधिकार। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी याद रखिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ, तो ये 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इस संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने वाले सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व, देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा 2009 में पारित किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये 2009 में पारित किया गया। और इसे जो है लागू कब किया गया, तो इसे लागू किया गया, प्रभावी हुआ 1 अप्रैल 2010 से। ये डेट याद रखिए, पूछा जा सकता है।
ये शिक्षा का अधिकार, क्या शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है, सूचना का अधिकार भी है, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में उल्लेखित वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है, हालांकि यह संविधान में उल्लेखित रही है। देखते हैं अगला है यहाँ पर भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये पारित कब हुआ था, तो पारित हुआ था 2009 में, और प्रभावी कब से हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 से। देखते हैं अगला है निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी, शिक्षा का अधिकार। देखते हैं अगला है यहाँ पर कथन और कारण का कथन ए दिया हुआ राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, और उसका कारण आर दिया एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में जो है मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण है आर जो है राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, यह भी सही है, और ये कारण भी इसका सही है। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की जो है व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 का के अनुसार राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार भी है। एक प्रजातांत्रिक समाज में यह अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है। व्यक्तित्व के विकास के लिए जो है शिक्षा क्या है, शिक्षा है अनिवार्य। देखते हैं अगला है यहाँ पर संविधान, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार में परिकल्पित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 1 और 4 राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें जो ये पहला स्टेटमेंट है मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध है, ये भी सही है, और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये भी जो है संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 23 के तहत मानव के ध्रुव व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है, और आर्टिकल जो है 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। बालकों की श्रेणी में उन्हें रखा गया है जिनकी आयु है 14 वर्ष से कम। देखते हैं अगला यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो ये राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 जो है तो इसमें क्या है, इसमें बच्चों को किसी ऐसे स्थान पर काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता है जो परिसंकट में हो, और जो है खतरे वाला कोई काम हो जिसमें बच्चों को लिए जो है बच्चों को नुकसान पहुंच सकता हो, उन्हें ऐसी जगह पर काम के लिए नहीं लगाया जा सकता है। देखते हैं अगला है भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी आर्टिकल 24। देखते हैं अगला है यहाँ पर मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के विरुद्ध है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी 24। देखते हैं अगला है ICCPR के अनुच्छेद 10 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी 24। ये जो इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा भी बाल अधिकार का संरक्षण किया गया है। देखते हैं अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। दोहरे दंड एवं स्व जो है अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है कौन सा आर्टिकल। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी आर्टिकल 20। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 20 के भाग 2 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक जो है
एक ही व्यक्ति को अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है, ऐसा कहता है आर्टिकल जो है अनुच्छेद 20 का भाग 2। अनुच्छेद 20 के 3 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यदि कोई अपराधी है तो उसे अपने विरुद्ध जो है साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। देखते हैं अगला है यहाँ पर किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 20(3) में, 20 के खंड 3 में ऐसा किया गया है कि जो है किसी अपराधी को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। देखते हैं अगला है यहाँ पर किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ये स्टेटमेंट जो दिया है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है, एक बार से अधिक नहीं। तो ऐसा कहा गया है किसमें? आर्टिकल 20 में, अनुच्छेद 20 में। देखते हैं अगला है यहाँ पर बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में जो है दी गई है, जो कि व्यक्तियों को जिन्हें बंदी बनाया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 22। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा किसी भी अपराधी को। देखते हैं अगला है यहाँ पर प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जो है कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी 3 माह के लिए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। प्रत्यक्ष बंदीकरण निवारक निरोध जो है अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। और अनुच्छेद 22 के खंड 4 के अनुसार क्या कहा गया है? यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार है। जो है यदि सलाहकार बोर्ड कहे कि इसे रखा जा सकता है, इसके जो है निरोध के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो उसे 3 माह से अधिक भी बंदी बनाकर रखा जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेक्शन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 3 माह तक। 3 माह से अधिक जो है इसे बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के जो प्रावधान है इसके अंतर्गत क्या सम्मिलित है? धार्मिक स्वतंत्रता के प्रावधान के अंतर्गत इसमें से जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, तो इसमें से कौन से हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत सम्मिलित हैं? तो यहाँ पर जो ये पहला है, धर्म प्रचार करने का अधिकार भी सम्मिलित है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। धर्म प्रचार करने का अधिकार और सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, और क्या है, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। ये जो है सभी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। बाकी ये जो है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये शामिल नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। कोई भी धार्मिक निकाय है तो वह लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन है 1, 2 और 3। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि का अधिकार जो है आर्टिकल 25 तथा सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार जो है किसमें आर्टिकल 25 का स्पष्टीकरण फर्स्ट शामिल है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है, बल्कि ये एक क्या है, कानूनी अपराध है। देखते हैं अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? सिखों द्वारा
कृपाण धारण करना, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी आर्टिकल 25। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 का संबंध है, तो ये इसका संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। धर्म की स्वतंत्रता से संबंध है इसका। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। हिंदू शब्द जो है किसे सम्मिलित नहीं करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है, बाकी ये बौद्धों को, जैनों को और सिखों को सबको सम्मिलित करता है। ये जो है पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 का जो खंड 2 खा में प्रयुक्त हिंदू शब्द जो है इसके अंतर्गत बौद्ध, जैन व सिख शामिल है, जबकि पारसियों को इसमें क्या है सम्मिलित नहीं किया गया है। देखते हैं अगला। अगला है संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये मानववाद के जो है अधीन नहीं है, बाकी ये सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार सबके जो है अधीन है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का समान अधिकार है। अतः इसमें जो है ये मानववाद सम्मिलित नहीं है, इसमें कहीं पर भी जो ये मानववाद का बोध नहीं है। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक निकायों जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल जो 26 है इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और धार्मिक निरपेक्षता पर जो है इसमें क्या है प्रतिबंध लगाया गया है। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ आर्टिकल दिए हुए हैं, एक तरफ जो है उसमें क्या उपबंध किए गए हैं दिया हुआ है, तो इसमें बताना है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 29 यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। जी आर्टिकल 29 में है तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार ये नहीं है। बाकी ये आर्टिकल 23 मानव के ध्रुव व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिबंध, आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, ये सभी सही सुमेलित हैं, कि यही सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार आर्टिकल 30 से प्राप्त है, जबकि जो आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से और आर्टिकल 23 मानव के ध्रुव व्यापार एवं बलात् श्रम के प्रतिबंध से और आर्टिकल 24 क्या है इसमें कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है। आर्टिकल 26 का संबंध है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से और आर्टिकल जो ये 32 है इसका 32 का संबंध है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से। आर्टिकल 31 का जो है संपत्ति की अनिवार्य अर्जन से संबंध है, जिसको जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक जो है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। सही यहाँ पर कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों का जो है अधिकार है, तो ये आर्टिकल 31 में नहीं दिया हुआ है, बाकी ये जो है सभी सही सुमेलित हैं। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 30 या अनुच्छेद 30 जो है ये अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये जो अनुच्छेद 30 है ये क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों को धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है उन्हें शिक्षा संस्थाओं को चलाने का अधिकार, उन्हें स्थापित करने का और प्रशासन का अधिकार। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30 में ऐसा उपबंध किया गया है। देखते हैं अगला।
अगला है यहाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कथन और कारण का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखते हैं। कथन ए है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है और उसका कारण दिया हुआ, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। यहाँ पर अल्पसंख्यक जो है ये अल्पसंख्यक शब्द की बात हो रही, अल्पसंख्यक वर्ग की बात हो रही। अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है अनुच्छेद 30। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर वही यहाँ पर दिया होता कि ये जो है अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित करता है तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता। ये दिया हुआ है नहीं करता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में कहा गया कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 के खंड 2 के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया तथा इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान की गई है। ये जो अल्पसंख्यक वर्ग शब्द है इसको आर्टिकल जो 30 में है परिभाषित नहीं किया गया है। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर भारतीय संविधान मान्यता देता है। भारतीय संविधान मान्यता देता है तो राइट आंसर ऑप्शन सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसको जो है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। मौलिक अधिकारों को कौन लागू कर सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है संविधान द्वारा। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो है लिख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान का अनुच्छेद जो है 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय के उच्चतम न्यायालय को जो है इस आर्टिकल में, तो ये आर्टिकल 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान की गई है। इसमें जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो कि संविधान के भाग 3 मूल अधिकार में दिए गए हैं। यदि कोई भी मूल अधिकार जो विधानमंडल पारित करता है तो उसे जो है संवैधानिक घोषित कर सकता है उच्च न्यायालय, जो कि संविधान के भाग 3 मूल अधिकार का भाग हो। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर मौलिक अधिकारों का संरक्षक। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत क्या है, इसे उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान किए गए हैं। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय और या उच्च न्यायालय जो है ये सभी मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया है। ये सब न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया है। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहा करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे जो है मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यायपालिका को। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारतीय संविधान का अभिभावक माना गया है। भारत के संविधान का अभिभावक और मौलिक अधिकारों का रक्षक, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, किसी उच्चतम न्यायालय को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है ये सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही करेक्ट नहीं है, बाकी ये जो है तीनों
करेक्ट है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। ये जो मूल अधिकारों का संरक्षक है तो ये भारत का राष्ट्रपति ना होकर कौन है? ये है न्यायपालिका, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मूल अधिकारों के संरक्षक न्यायपालिका है, ना कि राष्ट्रपति। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? आर्टिकल 32 के अंतर्गत। 32 राइट आंसर ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो है संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत क्या है? प्रवर्तित किए जा सकते हैं। देख लेते हैं इसके मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के संवैधानिक उपचारों का प्रावधान है। देखते हैं अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है ये। UPPCS RO एंड कोई भी एग्जाम जो है आने वाले में पूछा जा सकता है और पहले भी ही हजारों बार पूछा गया है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है या डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? क्वेश्चन मतलब किसी भी तरह पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है संविधान की आत्मा। और ये किसने कहा था? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। ये इसमें 3-4 पॉइंट याद रखिए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। उनका स्टेटमेंट था, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। यह संविधान की आत्मा है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा माना गया है। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसका मूल्य उद्देश्य अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी तथा प्रभावी, सुलभ और संज्ञेय उपचारों की व्यवस्था करना है। किसका? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार माना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो है कथन और कारण का दिया हुआ है। कथन है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था और उसका कारण है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा ए का सही स्पष्टीकरण है आर। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? विभिन्न रिट जो है मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है कौन? भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 32 जिसे कि संविधान की आत्मा कहा गया है। और कहा किसने है? ये कहा है BR अम्बेडकर ने। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया। इस अनुच्छेद खंड 2 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिटें जैसे कि ये विभिन्न रिटें जारी की जा सकती है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण निकालने की शक्ति है किसे? उच्चतम न्यायालय को। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को अपने राज्य क्षेत्र के संदर्भ में भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी अन्य प्रयोजन के लिए विभिन्न रिट निकालने का अधिकार है। ये भी हम यहाँ पर याद रखिए जो है ये अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया है? व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक इनमें से किसे माना गया है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण को जो है माना गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को
क्या माना गया है? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण को माना गया है व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।